हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। फिटर छात्रों के लिए आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप फिटर फर्स्ट ईयर में हैं और CBT एग्ज़ाम देने वाले हैं, CBT एग्ज़ाम 2023 देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो CBT एग्ज़ाम 2023 में पूछ लिए जा सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी हम अपना यहाँ पर नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है एंड देन आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिटर फर्स्ट ईयर के लिए बेसिक फिटिंग से यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है? विच वन ऑफ द पर्सनल सेफ्टी? क्या आपका यहाँ पर मशीनों को साफ रखना पर्सनल सेफ्टी होती है, अपने काम पर ध्यान देना, या गैंग और वर्कशॉप को साफ रखना, या टूल्स को उचित स्थान पर रखना आपका यहाँ पर व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अपने काम पर ध्यान दो। यदि आप वर्कशॉप में यहाँ पर मशीन पर वर्क कर रहे हैं और आपका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो उस दौरान उस कंडीशंस में आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर राइट माना गया है कि अपने काम पर ध्यान दो, जिस वजह से आप व्यक्तिगत सुरक्षा से आप यहाँ पर पर्सनल सेफ्टी से यहाँ पर बच सकते हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर नंबर 3 का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, फ्लेमेबल और लिक्विडेबल सॉलिड को यहाँ पर क्लासिफाइड करता है। यहाँ पर पूछा गया है कि लिक्विड से जो आग लगती है उसको किस श्रेणी में रखा गया है, उसका क्लासिफिकेशन किस श्रेणी में किया गया है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। यदि हम बात करें यहाँ पर इस क्लास बी फायर को बुझाने की, तो इसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, जो कि जाग के रूप में होता है। और यदि हम बात करें क्लास ए फायर की, यह कागज़, कपड़ा, कोयला आदि से जो आग लगती है उसको क्लास ए फायर कहते हैं, जिसको बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। एंड यदि हम बात करें यहाँ पर क्लास सी फायर की, क्लास सी फायर जो लगती है वो आपके यहाँ पर गैस के कारण लगती है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन जो गैस होती है उससे जो फायर जनरेट होता है वो आपका यहाँ पर क्लास सी फायर होता है, जिसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है क्लास डी फायर, यानी बिजली के उपकरण के शॉर्ट सर्किट से या फिर बिजली के पैनल से जो आग लगती है उसको क्लास डी फायर कहते हैं, यानी विद्युतीय आग कहते हैं। इसको जो बुझाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, इस आग को बुझाने के लिए CTC का हम प्रयोग करते हैं। CTC यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और साथ में हम इसके साथ एक और आता है जिसको बोलते हैं BCF, ब्रोमो फ्लोरोमीथेन का प्रयोग भी हम यहाँ पर इस फायर को बुझाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एसिड जो होती है, फर्स्ट एड जो होता है प्राथमिक चिकित्सा, वह तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, लकड़ी की आग कागज़ कपड़े के कारण लगी आग को किस क्लास के अंतर्गत आता है? मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर चुका हूँ। क्लास ए फायर के अंतर्गत लकड़ी, कोयला, कागज़ आदि से जो आग लगती है वो क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन BCF से भरा हुआ अग्निशामक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हेलोन एक्सटिंग्विशर। हेलोन एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्रा क्लोराइड और BCF यहाँ पर भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आग लगने के 3 तत्व यहाँ पर कौन कौन से या कौन कौन से कारक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है ऊष्मा, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। इन तीनों के कारण आपके यहाँ पर फायर जनरेट होता है। यदि इन तीनों में से किसी एक चीज़ को हम हटा देते हैं तो आपके यहाँ पर आग बुझ जाती है। यदि ऑक्सीजन को हटा देते तब भी आग बुझ जाएगी, या इन दोनों में से हीट को हटा देते हैं तब भी आग बुझ जाएगी। अगर फ्यूल को हटा देते हैं तब भी यहाँ पर आपकी आग बुझ जाएगी। इन तीनों का होना बेहद ज़रूरी है, तभी यहाँ पर फायर जनरेट होती है। यदि इन तीनों कारकों में से एक कारक यहाँ पर नहीं होता है तो आपका फायर यहाँ पर जनरेट नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे यानी बिन्स का कलर कोड क्या रखा जाता है। जो वेस्ट पेपर होता है उसके लिए जो डस्टबिन का जो कोड होता है वो आपका यहाँ पर क्या रखा गया है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी ब्लू रखा जाता है कागज़ आदि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। लिक्विफाइड जो आग यहाँ पर फायर होता है उसके लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक झाग के रूप में यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आजकल यह क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी पूछ लिए जा रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या नाम दिया गया है। क्या यहाँ पर इसको हील कहते हैं, टैंक कहते हैं, फेरुल कहते हैं, या फाइल की लंबाई कहते हैं, लेंथ ऑफ फाइल। इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हील होने वाला है। इसको हील कहते हैं। यहाँ पर जो लगा हुआ है इसको फेरुल कहते हैं। यह फाइल का हैंडल हो गया। यह फाइल का इसको फेस कहते हैं। इसको यहाँ पर साइड में है इसको एज कहते हैं। और यहाँ पर जो आगे का हिस्सा है इसको पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ट्राई स्क्वायर से हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह क्वेश्चन इस बार सीबीटी एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, क्या ये यहाँ पर समकोण की जांच करने के लिए किया जाता है, या एक्यूट एंगल को, या यहाँ पर अधिक एंगल को, या राइट एंगल को। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग किया जाता है वो आपके यहाँ पर समकोण को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। कॉपर सल्फेट सबसे जहरीला मार्किंग मीडिया होता है। इसका एक दूसरा नाम इसको तूतिया कहा जाता है। इसका सेकंड नाम तूतिया दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, इस वाइस का क्या नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या इसको पिन वाइस कहते हैं, पाइप वाइस कहा जाता है, या आपका हैंड वाइस कहा जाता है, या फिर क्विक रिलीजिंग वाइस कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हैंड वाइस होने वाला है। इसको हैंड वाइस कहा जाता है। इस प्रकार की जो वाइस होती है वो हैंड वाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। क्या यहाँ पर ब्लेड के खिंच जाने से ढीला हो जाता है, या आपके यहाँ पर ब्लेड का गलत पिच होने से ढीला हो जाता है, या ऑप्शन नंबर सी 7 सेट का गलत चयन, ऑप्शन नंबर डी नट के थ्रेड खिंच जाते हैं। इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो ब्लेड का खिंच जाना, यानी कुछ स्ट्रोकों के बाद जैसे आप यहाँ पर एक्सा ब्लेड से हेक्साइंग करते हैं, एक्सा के माध्यम से हेक्साइंग करते हैं, तो नया ब्लेड यहाँ पर हल्का सा ढीला हो जाता है। वो उसमें कुछ वेरिएशन आ जाता है जब आप एक्साइंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर ब्लेड का खिंच जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से यहाँ पर टूट जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हाथ व बल केवल दांतों पर काम करता है। इसका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है, कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। विच इज़ यूज फॉर स्क्वायर मटेरियल एट द कॉर्नर ऑफ जॉइंट। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हैमर से यहाँ पर पूछा गया है। एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। यहाँ पर भाग दिया गया है, इसका आपको नेम बताना है। क्या इसको पेस्ट कहते हैं, पिन कहते हैं, चिक कहते हैं, या आपका यहाँ पर ऑयल कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर चिक होने वाला है। इसको हम चिक कहते हैं। यदि हम बात करें इसको, तो इसको पिन कहा जाता है, इसको हेड कहा जाता है, हेड या फेस कहा जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पर, तो इसको आई होल कहा जाता है, इसको आई होल कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम हैंडल को यहाँ पर फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, काटने वाली छेनी पर प्रतीक वाई द्वारा किस कोण को यहाँ पर दर्शाया जाता है। क्या यहाँ पर जो एंगल दिया गया है, क्या इस एंगल को रैक एंगल कहा जाता है, वेज एंगल कहते हैं, या कटिंग एंगल कहते हैं, या क्लियरेंस एंगल कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए आपका रैक कोण होने वाला है। यदि हम बात करें इसके यहाँ पर जो बीटा से दर्शाया गया है, यह इसका यहाँ पर पॉइंट एंगल कहा जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पर अल्फा से जो दर्शाया गया है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि चीजल के बॉटम एज और वर्कपीस के बीच में जो एंगल होता है वह कौन सा एंगल होता है, उसको हम क्लियरेंस एंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार के रूप में यहाँ पर बदल सकता है। नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज मेटल विच कैन ड्राउन द वायर। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए डक्टिलिटी होने वाला है। डक्टिलिटी एक ऐसा गुण होता है जिसके माध्यम से हम धातु के तार को यहाँ पर तार में यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक धातु को थीन वायर में हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर मैलिएबिलिटी की, तो मैलिएबिलिटी से हम यहाँ पर एक धातु को प्लेट के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलास्टिसिटी, यदि हम बात करें इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी वह गुण है जिसमें यदि हम धातु पर चोट मारते हैं तो धातु पर चोट मारने के बाद वह मतलब पुनः अपने उसी अवस्था में आ जाता है, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी का जो गुण होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका स्प्रिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब थिम्बल 0.5 mm की पिच होगी। इसका जो राइट आंसर होने, क्या आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है 0.001 या 0.10 या 1 mm या आपका यहाँ पर 10 mm। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। यानी जब 0.5 mm की पिच होगी तो उसका जो स्पिंडल का जो मूवमेंट होगा वो आपके यहाँ पर 0.001 mm स्पिंडल का मूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर वर्नियर कैलिपर की रीडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी। इस वर्नियर कैलिपर की हम रीडिंग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, यहाँ पर होता है एक आपका यहाँ पर मेन स्केल होता है, एक आपका यहाँ पर वर्नियर स्केल होता है। यदि हम बात करें मेन स्केल की, ऊपर की साइड जो होता है वो मेन स्केल होता है, नीचे की साइड आपके यहाँ पर VS यानी वर्नियर स्केल होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं वर्नियर स्केल का जो यहाँ पर दिया गया है। वर्नियर स्केल आपका यहाँ पर 35 mm वर्नियर स्केल आपका यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। मेन स्केल आपका यहाँ पर 35 mm यहाँ पर दिया गया है। अब बात करें हम वर्नियर स्केल की, तो वर्नियर स्केल आपका यहाँ पर 20 दिया गया है। तो यदि हम बात करें एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 0.02 होता है। तो यहाँ पर कितने वर्नियर स्केल डिवीजन है, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है, जिसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो 0.04 आपका आने वाला है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका
40 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग से पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो होता है वो यहाँ पर डिग्री में होता है, वर्नियर स्केल में जो मान दिया होता है वो आपके यहाँ पर मिनटों में दिया होता है, वह मिनट में दिया होता है। यहाँ पर आपका जो मान होता है वह डिग्री में दिया होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कितना डिग्री इंडिकेट कर रहा है। तो आपका यहाँ पर 40 डिग्री इंडिकेट कर रहा है, तो 41 डिग्री इंडिकेट कर रहा है। तो 41 डिग्री का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हम इस हिसाब से भी यहाँ से इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं एंड हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि हमारे पास 41 के कई ऑप्शंस हो गए तो हम यहाँ पर एक इसके वर्नियर स्केल को भी देखेंगे कि वर्नियर स्केल यहाँ पर कितना आगे मूव कर रहा है। तो इसका जो वर्नियर स्केल है वो आपका यहाँ पर 50 मिनट यहाँ पर आगे इंडिकेट कर रहा है, जिसके एक खाने का मान जो होता है वो आपका 5 मिनट होता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिएगा, यह सीबीटी एग्ज़ाम में 100% यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पिलर गेज का उपयोग किया जाता है। क्या पिलर गेज का उपयोग चौड़ाई की जांच करने के लिए, ऊंचाई की जांच करने के लिए, लंबाई की जांच करने के लिए, या मिलने वाले पार्टों के बीच जांच करने के लिए? इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दिया गया है चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट, यानी दो मिलने वाले पार्टों के बीच में यहाँ पर पिलर गेज के माध्यम से यहाँ पर गैप चेक कर लिया जाता है। मान ली जाए यहाँ पर ये दो पार्ट है, यह आपका पार्ट ए है, यह पार्ट बी है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पिलर गेज की पत्ती को लेंगे और इस पिलर गेज की पत्ती को इन दो मैचिंग पार्टों के बीच में यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से चेक करेंगे कि इन दो मैचिंग पार्टों के बीच में कितना गैप आ रहा है। उस माध्यम से हमको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर इतना गैप आ रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें पिलर गेज की, तो इस पिलर गेज का एक और अन्य नाम भी है, इसको यहाँ पर क्लियरेंस गेज के नाम से भी जाना जाता है। और पिलर गेज की जो पत्ती होती है, इस गेज की जो पत्ती होती है, इस पत्ती का जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है वह भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। वो आपका यहाँ पर 100 mm यहाँ पर इस पत्ती का एक स्टैंडर्ड साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डायल कैलिपर से पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि डायल कैलिपर की माप को पढ़ें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 0 से 20 या 25 तक यह स्केल आगे बढ़ रहा है। सॉरी 25 से भी थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो जिसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में सक्सेसिव ऑपरेशन यहाँ पर किए जाते हैं, यहाँ पर क्रमिक ऑपरेशन किए जाते हैं कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से हम यहाँ पर एक साथ में ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, रिमिंग भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पर थर्ड आपका आता है टैपिंग। हम टैपिंग भी कर सकते हैं यदि हमारे पास गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर फाइल से पूछा गया है, जो कि यहाँ पर फाइल के पार्ट से पूछा गया है। फाइल के एक्स भाग के रूप में चिन्हित भाग को क्या नाम दिया गया है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी फेरूल होने वाला है। यहाँ पर ये फेरूल लगा होता है जो कि मेटल का लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 40 नंबर का, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्या सिंगल कट फाइल को, या कवर्ड कट, सेकंड कट, या डबल कट फाइल को? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सेकंड कट फाइल होने वाला है। और इस फाइल से एक यहाँ पर कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड कट जो फाइल होती है क्या वो कट के अंतर्गत आती है
या ग्रेड के अंतर्गत आती है। सेकंड कट जो फाइल होती है वो आपके यहाँ पर ग्रेड के अंतर्गत आती है, ना कि कट के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 41 नंबर में, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन 100% आपके यहाँ पर CBT एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हैंड फाइल होने वाला है। एक हैंड फाइल होती है वो कुछ इस प्रकार की से होती है, इसके जो किनारे होते हैं वो आप, इसकी जो लंबाई होती है वो एक समान पूरी यहाँ पर एक समान या समानांतर होती है। बाकी जो फाइल होती है उनका जो भाग होता है वो 1/3 आगे से टेपर होता है और इधर से 3/4 आपका यहाँ पर समानांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है। तो जो बेंच वाइज होता है वो आपका जनरली कास्ट आयरन से यहाँ पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या बोलते हैं पर्शियन ब्लू जो होता है वो सबसे स्पष्ट लाइनें यहाँ पर प्रदर्शित करता है। यदि हम बात करें पर्शियन ब्लू की, इसका एक यहाँ पर डिसएडवांटेज होता है, यह सूखने में काफ़ी समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉटों का क्या उद्देश्य होता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, जॉब को पकड़ने के लिए या आसान हैंडल करने के लिए, वज़न कम करने के लिए या बेहतर दिखावट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आपको यहाँ पर जॉब को पकड़ने के लिए यहाँ पर स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर का प्रयोग राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। और जेनी कैलिपर को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको ऑड लेग कैलिपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 44 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहाँ पर डिवाइडर से क्वेश्चन पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग को किस नाम से जाना जाता है। क्या इसको लेग कहते हैं, पैक कहते हैं, वॉशर कहते हैं या इसको पलक्रम कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इसको यहाँ पर पलक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है इस कोणीय मापक यंत्र का क्या नाम है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल बेवल गेज इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर का। 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे और कोणों को बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर 48 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ये यहाँ पर फाइल होती है जो कि नाइफ के यानी चाकू के आकार की होती है, उसका जो प्रयोग किया जाता है वो 10 डिग्री से ऊपर के 10 डिग्री से नीचे और 10 डिग्री से ऊपर के कोणों को यहाँ पर फाइलिंग करने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह भी उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में घुस जाते हैं। क्या इसको फाइल बाइट कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं, फाइल ऑफ वाइंग कहते हैं या ग्लेजिंग ऑफ फाइल कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी,
यहाँ पर पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। इस दोष को जो रिमूव करने के लिए किया जाता है, इस दोष को जो रिमूव करते हैं, एक यहाँ पर फाइल कार्ड नाम का एक टूल आता है, उसके माध्यम से हम इस दोष को रिमूव कर सकते हैं। उसको फाइल के ऊपर हम रगड़ कर यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं। यह जो पिनिंग ऑफ फाइल होती है, जब भी हम कभी यहाँ पर सॉफ्ट मेटल की फाइलिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान यहाँ पर पिनिंग ऑफ फाइल का दोष देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर का एंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है उस ऑयल ग्रुप को काटने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्या ऑयल ग्रुप काटने के लिए यहाँ पर फ्लैट चिजल का प्रयोग किया जाता है, या आपके यहाँ पर क्रॉस कट या डायमंड कट चिजल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी। आपका यहाँ पर क्रॉस कट छेनी के माध्यम से हम यहाँ पर ऑयल ग्रुप को काट सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, जल्दी इसका यहाँ पर सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा और इस सीरीज़ के माध्यम से हम यहाँ पर लगभग 500 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि CBT एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।